नमस्कार दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लेकिन स्पेशल उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो लोग 12th क्लास के आर्ट्स विषय लिए हैं और इसके साथ साथ जिन लोगों का मनपसंद विषय भूगोल है, उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के आर्ट्स जो विषय है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भूगोल के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज का सबसे पहला प्रश्न जो है ज्योग्राफी का, वो प्रश्न है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करना है। कि भारत जब आज़ाद हो गया उसके बाद कृषि की क्या हाल हुआ, कृषि का विकास कैसे किया गया, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसके 57% भूभाग पर कृषि की जाती है और जिस देश की 53% जनसंख्या आश्रित है। ये जो 57% खेती की जाती है, कृषि की जाती है, इसी कृषि पर देश की 53% जनसंख्या आश्रित है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले इसकी दशा दयनीय थी, मतलब कि आज़ादी के पहले भारतीय कृषि की स्थिति ठीक नहीं थी, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पर्याप्त प्रगति हुई। मतलब जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए, स्वतंत्रता मिल गया, इसके बाद कृषि में बढ़ोतरी किया गया, कृषि में प्रगति किया गया। भारतीय कृषि में प्रौद्योगिकी परिवर्तन 1960 के दशक में आरंभ हुआ। यहाँ की बढ़ती जनसंख्या आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्यान्नों की उत्पादन बढ़ाना आवश्यक हो गया। मतलब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगा, जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ने लगी, उसी तेजी से हमें खाद्य पदार्थ की उपलब्ध करना भी आवश्यक हो गया। खाद्यान्नों को उत्पादन जो है उसको बढ़ाना आवश्यक हो गया। इसके लिए कृषि विकास की रणनीति के अंतर्गत कई उपाय अपनाए गए, जिनमें व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों को उपजाना, कृषि गहनता को बढ़ाना, कृषि योग्य बंजर तथा प्रति भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना इत्यादि शामिल है। मतलब उन सभी प्रक्रियाओं को करना जिससे कृषि बढ़ सके, कृषि में विकास हो सके। इन उपायों से उत्पादन में एकाएक वृद्धि देखी गई, परंतु कुछ समय के बाद ही अस्थिर हो गई। मतलब कि बहुत तेजी से कृषि में विकास हुआ और फिर कुछ समय बाद स्लो हो गया, यानी कि धीमे हो गया। कृषि में विकास के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम शुरू किए, जिनमें 1961 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम और कृषि क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके अलावे विदेशों से अधिक उपज देने वाले बीजों का आयात, सिंचित क्षेत्र में विस्तार, रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का अधिक उपयोग तथा कृषि क्षेत्रों के प्रयोग, यानी कृषि जो यंत्र है, कृषि यंत्र का कृषि क्षेत्र में उपयोग ज़्यादा किया गया, इस चीज़ पर जोर दिया गया। इन प्रयासों के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। देश में हरित क्रांति के प्रभाव से खाद्यान्नों में भारत आत्मनिर्भर हो गया, परंतु इसका लाभ सीमित क्षेत्रों यथा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात के सिंचित क्षेत्रों को ही मिला। मतलब इस चीज़ का लाभ पूरे भारत में नहीं मिला, कुछ सीमित क्षेत्रों में ही मिला, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। जिससे देश में कृषि विकास में प्रादेशिक असमानता दिखाई देने लगी। इस प्रौद्योगिकी को मध्य और पूर्वी भागों में पहुंचने में काफ़ी समय लगी।
1980 के दशक में कृषि क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया गया। सरकार ने 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन लाने के लिए कृषि के साथ साथ पशुपालन एवं संसाधनों के विकास पर बल दिया। इस प्रकार धीरे धीरे ही सही परंतु लगातार कृषि के क्षेत्र में विकास जारी रहा, जिसका परिणाम आज यह हुआ कि भारत 2000 तक कारखानों में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि कुछ खदानों का निर्यात भी करने लगा है। मतलब कि 2000 तक इतना आगे बढ़ गया कृषि में कि ये खुद आत्मनिर्भर नहीं बल्कि विदेशों में भी निर्यात करने लगा, मतलब कि बेचने लगा। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, हरित क्रांति की व्याख्या करना है। ये हरित क्रांति क्या था? तो हरित क्रांति 1967-68 ईस्वी में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए इस योजना को लागू किया गया और इसके अधीन बहुत सारे काम हुए, जिनमें से कुछ काम दिया गया है। कुछ काम है, सबसे पहला काम है कि जोत भूमि का विस्तार। तो सबसे पहले का ये काम, इसका फायदा हुआ कि जोत भूमि में विस्तार हुआ। नए और संकरण बीजों का प्रयोग, मतलब नए नए बीजों का बढ़ोतरी हुआ। उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि, ये जो उर्वरक जो है इसके भी हम उपयोग ज़्यादा करने लगे। मृदा संरक्षण और नई भूमि सुधार नीति को प्रोत्साहित करना। सिंचाई की सुविधा में विकास, सिंचाई की भी व्यवस्था में सुधार हो गया, विकास किया गया। कृषि विज्ञान में नई खोज करने की सुविधा प्रदान करना, यानी कृषि विज्ञान में नया नया चीज खोज करने के लिए सुविधा प्रदान किया गया। प्रथम हरित क्रांति तो 1967-68 में केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं और छोटे पौधों वाले चावल की किस्मों को उपलब्ध कराया गया। द्वितीय हरित क्रांति 1983-84 ईस्वी में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित देश के पूर्वी और मध्य भाग में राज्यों में किसानों को नई प्रबंधन तकनीकों की आपूर्ति की गई, जिससे गेहूं का उत्पादन बढ़कर दुगुना और चावल का उत्पादन 1.5 गुना हो गया। और इसके बाद हम लोग एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे कि चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुपालन में अंतर क्या है। चलवासी पशुपालन क्या होता है और व्यापारिक पशुपालन क्या होता है, यही चीज देखेंगे दोनों में अंतर। तो चलवासी पशुपालन, तो चलवासी पशुचारण क्या है? तो यह एक प्राचीन जीवन निर्वाहक व्यवसाय है जो प्रमुख रूप से मानवीय श्रम का प्रधान होता है। यही व्यापारिक पशुपालन क्या है? तो वाणिज्य पशुधन पालन वैज्ञानिक ढंग से किया जाने वाला एक आधुनिक व्यापारिक व्यवसाय है जो प्रमुख रूप से पूंजी प्रधान होता है, मतलब इसमें पूंजी लगाने वाले लोग प्रधान होता है। चलवासी पशुचारण, तो पशु उत्पादों का अधिकांश भाग पशुपालकों द्वारा अपने जीवन यापन के लिए उपयोग कर लिया जाता है। तो जितना भी इस पशुचारण में कुछ भी होता है तो इसका जितना भी लाभ मिलता है इसका उपयोग खुद जीवन यापन में लगा लिया जाता है। दूसरा है इसमें व्यापारिक पशुपालन में कि पशु उत्पादों का अधिकांश भाग वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बा बंद कर विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। तो जैसे दूध हो गया जिसको पैकेटिंग करके बेच दिया जाता है, तो इसी जैसे जो भी पशु से मिलने वाला उत्पाद है उसको डिब्बा में पैक करके विश्व के अन्य भागों में बेच दिया जाता है। चलवासी पशुचारण, तो इस व्यवसाय में पशुपालक अपने पालित पशुओं तथा परिवार के साथ पानी और चारे की तलाश में निश्चित चारागाह क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सदैव स्थानांतरित होते रहते हैं।
मतलब कि पशु को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पशु और परिवार के साथ जाते रहते हैं। लेकिन व्यापारिक पशुपालन में, इस व्यवसाय में पशुपालन का व्यवस्थित कार्य अस्थायी चारागाह फार्मों पर किया जाता है तथा इसमें पशुपालकों तथा पालित पशुओं का किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण नहीं होता है। चलवासी पशुचारण, इस व्यवसाय में एक साथ कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं चलवासी पशुचारण में। लेकिन व्यापारिक पशुपालन में तो यह एक विशिष्ट व्यवसाय है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। चलवासी पशुचारण में क्या होता है, तो पशुओं का पालन परंपरागत विधियों के माध्यम से अवस्थित और अव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। लेकिन व्यापारिक पशुपालन में तो यह एक विशिष्ट क्या है, पशुओं का पालन, इसमें यानी कि व्यापारिक पशुचारण में पशुओं का पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। चलवासी पशुचारण में क्या होता है, तो पशुओं के प्रजनक, जननिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन व्यापारिक पशुपालन में पशुओं के प्रजनन, जननिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चलवासी पशुचारण में यह व्यवसाय सहारा मरुस्थलीय, पश्चिमी एशिया के मरुस्थल, मंगोलिया, मध्य चीन, तिब्बत और एंडीज के पर्वतीय भागों, यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश तथा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप पर प्रमुख रूप से किया जाता है, जहां पर जलवायु और धरातल की प्रतिकूल दशाएं प्रभावी मिलती है। लेकिन व्यापारिक पशुपालन में यह व्यवसाय न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। इसी के साथ हम आज के प्रश्नों को बंद करते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें कि हम लोग फिर से बात करेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर।